हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 की हिस्ट्री का। इसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है, ये पीवाई क्यूज भी है और ये भी विद आंसर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला ही क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। ठीक है जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे पीवाई क्यूज है। और मैं सीधा सीधा बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो इसी पीडीएफ के अंदर से मिलने वाला है आपको, जो भी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा। और मैं सिर्फ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, आपके इतिहास का हर एक चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। और लास्ट बात, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सेम चैप्टर और हर चैप्टर, इतिहास के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड करे हैं, उनको भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं, चलो वो हम बाद में बात करेंगे, बट पहले तो आ जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, वैसे ही एग्जाम में टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी, क्या होता है डिफरेंस दोनों में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो थोड़ा सा समझ लो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के फेज को प्रोटो, प्रोटो का मतलब ही होता है इनिशियल, अर्ली, पहले के स्टेज को बोला जाता है प्रोटो। प्रोटो का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले, आपको पता है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले क्या करते थे लोग, अपने घर पे चीजों को बनाते थे, और उसके बाद फैक्ट्री आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सब कुछ डिसेंट्रलाइज होता है, मैंने आपको पता ही ये बात, हर चीज जो होती है वो फैली हुई होती है ना। लोग अपने घरों में प्रोडक्शन करते हैं, अपने घरों में कोई कपड़ा बनाता है, अपने घर में कोई रुई को साजता है, अलग अलग काम करता है, तो लोगों के घर में होता है सब कुछ बिखरा हुआ होता है ना। किसी के घर में ये काम हो रहा है, किसी दूसरे के घर में ये काम हो रहा है, ऐसा होता है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, सब कुछ सेंट्रलाइज होता है, सारा का सारा काम जो होता है वो फैक्ट्री के अंदर ही होता है। यस और नो, बिल्कुल रुई से धागा बनाने से लेकर कपड़ा बनाने तक सारा का सारा काम फैक्ट्री में होता है। बट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सारा काम अलग अलग लोगों के अलग अलग घर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है कि अब देखो सारा काम जो है डिसेंट्रलाइज है, तो आप है ना सुपरवाइज नहीं कर सकते, है ना, आप क्वालिटी चेक नहीं कर सकते बार बार लोगों के घर जाने। अब देखो बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे ऐसे, तो बहुत सारे लोगों के घर में काम हो रहा होगा, तो जो हमारा ओनर है वो कैसे सबके घर में जाएगा। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, फैक्ट्री होती है, सब कुछ सेंट्रलाइज होता है, तो बहुत ईजी होता है सुपरवाइजर के लिए सुपरवाइज करना कि कैसे कैसे क्या काम हो रहा है, और क्वालिटी चेक करना भी ईजी होता है। लास्ट पॉइंट है, ये बता ही रखा है इसमें, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता था, प्रोडक्शन घर पे होता था या फार्म पे होता था, फैक्ट्री में नहीं हुआ करता था। जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या होता था, सारा का सारा काम जो होता था, जो भी प्रोड्यूस होती थी चीज़ें, वो प्रोफेशनल वर्कर द्वारा होता था, और यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के द्वारा होता था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 कॉजेज बताओ जिसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया, ठीक है, क्यों आया, इसके क्या रीजन है, ठीक है, या कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूम मिला इंग्लैंड के अंदर, ये आएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो, तो ये है जी इसका आंसर, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो याद करना है, मैंने तभी आपको आंसर भी मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, बात ये थी कि धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही थी, और इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही थी, तो इसी की वजह से क्या हो रहा था कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दूसरी कंट्री में बेच रहे थे। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। 17 और 18 सेंचुरी में क्या हो रहा था, मर्चेंट जो हो रहे थे वो गाँव में शिफ्ट हो रहे थे, ताकि वो आर्टिसन को और जो पीजेंट है उनको काम करवा सके, उनसे काम करवा सके, और उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके, है ना। तो इंटरनेशनल मार्केट जब ग्रो कर रही थी तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए थे, तो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे हमारे मर्चेंट जो है वो गाँव में शिफ्ट हो गए कि जी गाँव वाले लोगों को बोलेंगे सस्ते में आप बना दो, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम उसे बेच पाएंगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा तो चीज़ों की नीड बढ़ी, और इसी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड, ये भी ऊपर वाले से मिलता जुलता ही है कि अब देखो इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड ट्रेड में क्या हो रही थी, चीज़ों की कॉलोनी में और डिफरेंट पार्ट में, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी। अब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी तो चीज़ें भी बढ़ेगी, और चीज़ें कहाँ बनती है, आपकी फैक्ट्री में बनती है, और फैक्ट्री का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो जब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लग गई तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री बनने बढ़ने मतलब बनाने लग गए लोग, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री जो है वो मतलब उस पर काम करने लग गए लोग, तो उससे भी क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ज़्यादा फैक्ट्री का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। और प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम ने भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। कैसे, पहले काम है ना सारा का सारा घरों में होता था, बट घरों में जो काम होता था उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि सुपरवाइज नहीं हो पाता था काम। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री वगैरह बनी, और बहुत बड़े नंबर पे बनी। तो एक तरह से आप कह सकते हो, अगर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होता तो इंडस्ट्री बनती ही नहीं कभी, है ना। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई दिक्कतें थी, तभी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तभी तो फैक्ट्रीज आई है ना। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, न्यू इन्वेंशन। अब नए नए इन्वेंशन होते गए,
ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि हर प्रोसेस में, हर चीज़ों में क्या हो रहा था, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले लोग घरों से काम कर रहे थे, ठीक है? तो कुछ इन्वेंशन नहीं था, तो सारे लोग घर से अपने हाथों से काम करते थे। बट जब फैक्ट्री मशीनें वगैरह आने लग गई ना, तो मशीनें जो है अब लोग हर बंदे के लिए अलग, उसके घर के लिए अलग से मशीन नहीं बना सकते थे, तो सारी मशीनें फैक्ट्री में आ गई, ठीक है? और बहुत सारी फैक्ट्री ऐसे लगने लगी और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है? तो नए नए इन्वेंशन ने भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर बनाया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में हेल्प करी है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। आपको बिजनेस खोलने के लिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब ना पैसा जो है वो 17 और 18 सेंचुरी में इंग्लैंड में मिलना बहुत आसान हो गया था, ठीक है? बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियल्स है वो मशीन खरीद पा रहे थे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर पा रहे थे, क्योंकि लोन मिलना उस समय बहुत आसान हो गया था उनके लिए। तो इससे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों को मिलने लगा, फैक्ट्री ओनर्स को मिलने लगा, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री खोली ताकि रॉ मटेरियल का फायदा उठा के फिनिश गुड्स को बनाया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा। वैसे इस पीडीएफ के अंदर जो भी सिर्फ 10 क्वेश्चन है, इस पीडीएफ के अंदर 10-11 क्वेश्चन है, रट लो, यही आएंगे, सीधा सीधा बता दूं मैं आपको, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर कैप्चर द इंडियन मार्केट थ्रू एडवर्टीजमेंट, या हाउ द नेशनलिस्ट यूज एडवर्टाइजमेंट टू सेल देयर प्रोडक्ट। घुमा फिरा के द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपसे पूछा जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। आपसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर का भी पूछा जा सकता है और इंडियन नेशनलिस्ट का भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मैंने दोनों का ही आंसर एक में कर दिया है, ठीक है? सबसे पहले तो ये वाले जो ये क्वेश्चन नंबर मैंने, हाँ, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया क्या बीच में? और ये एक बार वही सोचो, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया शायद, है ना? चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लेते हैं, अब आपको समझ आ गया, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा, ठीक है? तो ये रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट है, तो इसमें यही बता रखा है कि एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है? पहले तो ये जनरल लाइन है, ऊपर के 4-5 पॉइंट है ना जनरल है, और बाकी नीचे ऐसे पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं, मतलब मार्क्स इनके मिलेंगे, बट ये इंट्रोडक्शन के लिए लाइन है। क्या क्या लिखी हुई है बात, कि सबसे पहले तो बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट है बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों को इच्छा जागती है चीजों को खरीदने की, ठीक है? एडवर्टीजमेंट जो होती है वो ये बताती है कि चीज़ें कितनी डिजायरेबल है और कितनी नेसेसरी है, ठीक है जी? दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपल एंड क्रिएट द न्यू नीड, ठीक है? मतलब लोगों के माइंड को इफेक्ट करती है और उसे खरीदने के लिए मजबूर करती है, इसलिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एडवर्टीजमेंट ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मार्केट में चीज़ों को बेचने के लिए, ठीक है? अब आप सुनो, देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटिशर ने या जो मैनचेस्टर, आपको पता है मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटिश का ही, मतलब ब्रिटिश के अंदर ही पड़ता है मैनचेस्टर, तो ब्रिटिश बोल देता हूँ मैनचेस्टर की जगह, आपको इजीली समझ आएगा। तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया, अपने कपड़ों पे जो भी वो बनाते थे बंडल पे, उसमें मेड इन मैनचेस्टर लिखना शुरू कर दिया। इससे क्या होता था, लोगों को कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ जी ब्रिटिश के बनी हुई चीज़ है, इंपोर्टेड चीज़ है, महंगी चीज़ है, तो लोग ज़्यादा खरीदते थे। तो ऐसे उन्होंने कहीं ना कहीं फायदा उठाया, एडवर्टीजमेंट मेड इन मैनचेस्टर लिखा उन्होंने, ताकि वो बेसिकली चीज़ों को एक इम्पोर्टेड दिखा सके और बेच सके, है ना? आज भी इंडिया में देखो लोग है ना, मेड इन इंडिया चीज़ें कम खरीदते हैं, मेड इन यूएसए वगैरह या मेड इन फ्रांस चीज़ें बहुत आपको महंगी मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट है कि वो बहुत सारे क्या करते थे, पिक्चर्स वगैरह भी लगाते थे, जो ब्रिटिशर वगैरह पिक्चर वगैरह ब्यूटीफुल क्राफ्ट वगैरह लगाते थे, ताकि एडवर्टीजमेंट और उनकी चीज़ें बिके। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या करते थे, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, एम्परर की, राजा की और नवाब की चीज़ें भी, जो है नवाब की फोटो वगैरह भी लगाते थे प्रोडक्ट पे, ठीक है? इससे क्या होता था, वो ये बताना चाहते थे कि अगर आप इस रॉयल फिगर की रिस्पेक्ट करते हो तो ये चीज़ें खरीदो, ठीक है? तो अच्छा, ये बीच वाले पॉइंट को छुड़वाया मैंने, क्योंकि ये जो है वो इंडियन इंडियन यूज करते थे, ठीक है? ब्रिटिशर क्या यूज करते थे, मेड इन मैनचेस्टर लिखते थे या नवाब वगैरह की फोटो यूज करते थे, ठीक है? बट अब इंडियन नेशनलिस्ट क्या यूज करते थे, इंडियन नेशनलिस्ट का बताता हूँ। इंडियन नेशनलिस्ट जो है पहले तो भगवानों की फोटो लगाते थे, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा भगवान की रिस्पेक्ट करता है, और जो जैसे अगर आप अपने भगवान की चीज देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे को खरीदनी चाहिए, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा, नेशनलिस्ट क्या करते थे, मेड इन इंडिया लिखते थे और ये बोलते थे कि अगर आप हमें इंडिया के नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते हो तो आपको ये चीज़ें खरीदनी है। यही बात बोली गई है, देखो कि मैन्युफैक्चर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि इफ यू केयर फॉर द नेशन, अगर आप अपने भारत की चिंता करते हो, देश की चिंता करते हो, तो ये प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है? तो जो एडवर्टीजमेंट का फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया, एडवर्टीजमेंट का फायदा हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी उठाया, दोनों ने अलग अलग तरीके से उठाया। ये मेड इन मैनचेस्टर लिख देते थे और नवाबों की फोटो लगाते थे, अपने वाले क्या करते थे कि कैलेंडर वगैरह पे भगवान की फोटो वगैरह लगा देते थे, या जो भी चीज़ वो बेच रहे भगवान की फोटो लगा देते थे, या साफ साफ बोल देते कि अगर आप भारत की केयर करते हो तो हमारी चीज़ें खरीदो। ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे कि हाउ डिड द इंक्रीज ऑफ लेबर अफेक्ट द लाइफ ऑफ वर्कर, या क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा
कि वर्कर की लाइफ कैसी थी इंग्लैंड के अंदर। तो मैं आपको साफ बताऊं, वर्कर की लाइफ जो थी ना इंग्लैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदतर थी। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो काम की तलाश में थे, बट जो जॉब्स थी वो बहुत ही कम थी, स्कार्सिटी ऑफ जॉब थी। ठीक है, और जॉब मिलना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगर आपका पहले से कोई बंदा काम कर रहा है ना, तभी आपको जॉब मिल पाती थी। ठीक है, या अगर कोई फ्रेंडशिप के जरिए आपको जॉब मिल पाती थी। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि उनको सीजनल जॉब करनी पड़ती थी, जैसे कि मान लो सर्दियों में वाइन वगैरह की उसमें है ना जॉब मिल गई, और बाकी पीरियड उनको खाली रहना पड़ता था। ओके, पॉवर्टी वगैरह फेस करनी पड़ती थी उनको बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो उनकी है ना इंक्रीज हो रही थी, वेजेस इंक्रीज हो रही थी, बट महंगाई और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, तो उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। रियल वेजेस उनकी गिर रही थी, जिनकी वजह से वो और गरीब हो रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अनदर प्रॉब्लम वाज द नंबर ऑफ द डेज वर्क डिटरमाइंड द डेली वेज इनकम, दस इट कुड बी सम्ड द वर्कर। मतलब उनकी लाइफ जो थी बहुत खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनको बहुत डेली एवरेज जो है इनकम जो है वो कम दी जाती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, और उनको एक और प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक और बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनको, अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि उनको डर था कि हमारी जॉब नहीं ना चली जाए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने मशीनों वगैरह पर अटैक भी करना शुरू कर दिया था। मतलब वर्कर की लाइफ जो थी बहुत ही खराब थी। वर्किंग कंडीशन खराब नहीं थी, वर्किंग कंडीशन खराब थी, कम सैलरी दी जाती थी, जॉब नहीं मिलती थी, है ना। तो ये सारी की सारी कंडीशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉय गोमास्तास? अच्छा, ये गोमास्तास होते क्या हैं, पहले तो वो देखते हैं हम। और उसके बाद क्या लिखा है कि गोमास्तास और हमारे इंडियन वीवर्स के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, रीज़न बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो आते हैं कि गोमास्तास होते कौन है। ठीक है, गोमास्तास जो है वो बेसिकली अंग्रेजों का टट्टू होता था। टट्टू समझते हो अंग्रेजों का? अंग्रेजों ने इस बंदे को जो है वो अपॉइंट किया था ताकि ये इंडियन वीवर से बात कर पाए। ठीक है, इसका काम क्या होता था, ये वीवर को सुपरवाइज करता था, इंडियन वीवर को सुपरवाइज करता था। ठीक है, उनसे फिनिश गुड्स लेता था, क्वालिटी एग्जामिन करता था, और अगर कोई वीवर खराब प्रोडक्ट बनाता है या बहस वगैरह करता है तो वो मारता भी था, उनको पनिश भी करता था। ठीक है, अच्छा, गोमास्तास के बीच में और इंडियन वीवर के बीच में कभी दप्पड़दुबी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। क्यों? क्योंकि गोमास्तास का हमारे विलेजर्स थे, या मैं गोमास्तास जो था वो आउटसाइडर था, है ना। इंडियन वीवर के गांव में नहीं रहता था गोमास्तास, तो उसका कोई सोशल लिंक नहीं था। जो गांव वाले लोग हैं गुमास्तास को डर की नजर से देखते थे, ना ही एक अच्छे बंदे की नजर से। ठीक है, उनको लगता था ये हमारा शोषण करने ही आ रहा है। और जब भी वो आता था ना विलेज के अंदर, तो अपने साथ सिपाही वगैरह लेकर आता था। ठीक है, और अगर कोई वीवर जो है वो डिले कर देता था अपना कंसाइनमेंट भेजने में, मतलब ये बोला गया कि 7 तारीख को आपको चीजें जो है सप्लाई करनी है, और वो बंदा 10 तारीख को करता था वीवर, तो उसको पनिश किया जाता था सबके सामने। ठीक है, और ये भी बोला, और ये भी था कि जो गुमास्तास था वो ये भी बोलता था वीवर को कि आप किसी और बायर को कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि आपने हमारे से लोन लिया है। ठीक है, गुमास्तास पता है कैसे पटाता था हमारे वीवर्स को, इंडियन वीवर को? वो है ना लोन देता था इंडियन वीवर को, और बोलता था कि आप किसी को भी प्रोडक्ट मत बेचना हमारे अलावा, क्योंकि हमने आपको लोन दिया है। ठीक है, और उसके एंड में बाद में ना बहुत कम प्राइजेस दिए जाते थे उनको, उनकी उनकी प्रोडक्शन के उससे, मतलब मान लो पैसे वगैरह दे दिए, इंडियन वीवर्स ने कपड़ा बनाया, और कपड़ा मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, बट वो गुमास्ताज उनसे 6 रुपए में खरीदता था, तो बहुत नुकसान होता था। तो इसी की वजह से दप्पड़दू हो जाती थी कहीं ना कहीं गुमास्ताज और वीवर्स के बीच में, क्लैशेस जो थे वो बहुत आम थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है 19 जो सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब क्या होते हैं, जो बिजनेसमैन थे जिनकी फैक्ट्रियां थी, वो क्या करते थे, हैंड मशीन आने के बावजूद भी हैंड लेबर की तरफ ही, मतलब हैंड लेबर से ही काम करवाते थे, लोगों से ही काम करवाते थे। क्यों? मशीन में क्या दिक्कत थी? पहली बात तो थी कि लोगों की कमी नहीं थी, लोग बहुत सारे थे। अब क्या होता है, मशीन मान लो 10 लाख रुपए की है ना, और जो हमारा जो, क्योंकि अब बहुत सारा लेबर है, अब जितने ज्यादा लेबर होंगे वो उतना ही सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो वो 10 रुपए में काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। तो लेबर बहुत सारे थे, तो इसकी वजह से उन्होंने मशीन वगैरह को प्रेफर नहीं किया। दूसरा है कि न्यू मशीन के लिए बहुत पैसा चाहिए था, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं होता था। ठीक है, और नेक्स्ट है द सीजनल इंडस्ट्रीज और बेटर टू एम्प्लॉय हैंड वर्कर। अब क्या था, काम भी सीजन था। मान लो आपके पास कोई मतलब वो शराब की है, तो वो ठंड में तो चल जाती थी, है ना, मतलब बेवरेज वगैरह ठंड में तो चल जाती थी, गर्मियों में नहीं चलती थी। तो गर्मियों में आप हैंड लेबर को तो काम से निकाल सकते हो, बट गर्मियों में आप मशीन को कैसे करोगे, फिर बाद में फिर सही करवानी पड़ेगी, मान लो 6 महीने बंद हो के खराब हो गई तो, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम थी। और देयर वॉज अ डिमांड ऑफ फाइन इंट्रिकेट वर्क। और लास्ट पॉइंट ये है कि हाथों से बनी जो चीजें होती थी ना वो बहुत ही डिटेलिंग के साथ होती थी। मशीन से बनी चीजें जो होती थी रद्दी होती थी, है ना, इतनी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की नहीं होती थी, इसलिए भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हैंड लेबर का यूज किया करते थे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत क्या हो गई थी, ब्रिटेन के ट्रेड की क्या हालत हो गई थी?
याद होगा आपको, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा था, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था, बट वो इकोनॉमी से रिलेटेड था, ये ट्रेड से रिलेटेड है, दोनों में डिफरेंस है ना, बहुत अच्छे से समझ लेना। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना अमेरिका की जो हमारे ब्रिटेन की हालत जो है वो बहुत खराब हो गई। कैसे? पहला तो सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई है, आप देखोगे ना, और में भी डाल रखा है मैंने क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन की जगह ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, बात सेम ही है, तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है कि मैनचेस्टर जो है, ब्रिटिश जो है, वो कभी भी पहले उनका इंडियन मार्केट पे कंट्रोल होता था, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो इंडियन मार्केट पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो सारे के सारे लड़ाई में लग गए, ब्रिटिशर जो थे वो पूरा का पूरा लड़ाई में लग गए, और इसी का फायदा इंडियन ने उठाया। क्यों? क्योंकि इंडिया की बहुत सारी इंडस्ट्री ने लड़ाई के लिए जो है वो चीजें बनाना शुरू कर दिया, बैग, क्लोथ, आर्मी यूनिफॉर्म, है ना, तो वहां से उनकी सप्लाई बढ़ी, है ना। और यहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो तो अपने लोगों के लिए, जहाँ लड़ाई वगैरह हो रही थी वो भी बना रहे थे। जैसे देखो, ब्रिटेन के अंदर है ना, जो पहले कपड़े वगैरह की फैक्ट्री होती थी उनको बंद करके बोला कि जी जूते वगैरह बनाओ, आर्मी के लिए चाहिए, है ना, और कम पड़ गए, तो इसलिए हमारे इंडियन लोगों ने भी, इंडियन इंडस्ट्री ने भी यूनिफॉर्म, बैग्स वगैरह भेजे, तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरी बात है, ब्रिटेन है ना बहुत अलग अलग कंट्री में अपना कपड़ा भेजता था, ठीक है। अब वो लड़ाई की वजह से कपड़ा नहीं भेज पा रहा था, क्योंकि वो तो लड़ाई में लगा हुआ था, पूरा व्यस्त था लड़ाई में, और इसी का फायदा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने उठाया। उन्होंने बहुत भर भर के कपड़े बनाए और अपनी लोकल लोकल मार्केट में बेचे। और जब लड़ाई खत्म हो गई तो ब्रिटेन है ना कैप्चर नहीं कर पाया, दोबारा से कंट्रोल नहीं कर पाया इंडियन मार्केट पे, क्योंकि इंडियन मार्केट में अब जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वो बिल्कुल जम के बैठ गए थे। ठीक है, अब ब्रिटेन के लोगों के लिए, ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही मुश्किल था कि इंडियन को कन्विंस करना कि आप हमारी चीजें खरीदो। ठीक है जी, तो यही बात लिखी हुई है। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हमारे जो, जब मैनचेस्टर इंडिया के अंदर आया था, मैनचेस्टर क्या मतलब? मैनचेस्टर का मतलब है जब ब्रिटिश ट्रेडर, ब्रिटिश कपड़ा बनाने वाले, ब्रिटिश का कपड़ा जब इंडिया के अंदर आया था तो इंडियन वीवर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी थी वो बताना है आपको। सबसे पहले तो बात ये थी, अ, हाँ यही वाला पहला पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द हैवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल पे है ना अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा क्या लगा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा दी। मतलब इंडिया का अगर कोई कपड़ा ब्रिटेन में जाता था ना, तो मान लो 10 रुपए का कपड़ा है तो वो 50 रुपए का हो जाता था, तो इसके लिए ब्रिटेन के अंदर कोई उनका कपड़ा खरीदता नहीं था, बहुत महंगा था। तो एक तो इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जबकि इंडिया के साथ उल्टा उल्टा होता था। इंडिया से, अब ब्रिटेन से अगर कोई चीज़ इंडिया के अंदर जाती थी ना तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था, तो इसकी वजह से हमारे इंडियन जो जो इंडियन जो वीवर है ना, वो जो चीज़ें बनाते थे, मान लो उन्होंने 10 रुपए की चीज़ें बनाई और ब्रिटेन से आ रही है 5 रुपए की, तो ऑब्वियसली लोग है, ऑब्वियसली बात है, लोग अंग्रेजों के कपड़े ही खरीदेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे इंडियन इंडियन वीवर्स के लिए। दूसरा, वीवर वर नॉट एबल टू प्रोक्योर गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। हमारे जो इंडियन वीवर्स है उनको बढ़िया क्वालिटी की, जैसे कपड़ा बना रहे हैं ना, तो बढ़िया क्वालिटी का कॉटन नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कॉटन इंडिया से ब्रिटेन भेज दिया जाता था कपड़ा बनाने के लिए। ओके, और इसकी और दूसरी बात है कि इंक्रीज दी रॉ कॉटन एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ द रॉ कॉटन ऑल्सो शॉर्ट। अब इसका मतलब है कि अब बहुत सारा इंडिया का कॉटन जो है वो ब्रिटेन में भेजा जा रहा था, तो इंडिया में जो थोड़ा सा बचा हुआ कॉटन था ना वो बहुत महंगे प्राइस पे बेचा जा रहा था, जो कि हमारे इंडियन वीवर खरीद नहीं पा रहे थे, और उनको फिर फैक्ट्री बंद भी करनी पड़ गई थी। फैक्ट्री तो थी नहीं उनके पास, उनको अपना काम बंद करना पड़ गया था बेसिकली। तो यही बात लिखी हुई है। और लास्ट पॉइंट यही है कि मशीन से बने हुए जो कपड़े होते थे ना, ब्रिटेन के बहुत सस्ते आते थे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था इंडियन वीवर्स के लिए, क्योंकि उनके कपड़े वो हाथों से बनाते थे, थोड़ा महंगे होते थे, मेहनत लगती थी ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन वीवर फेस कर रहे थे। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। पॉइंट वाइज रीड कर लेना, यही आंसर लिख कर आना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि आपको 3 रिस्ट्रिक्शन बतानी है जो ब्रिटिशर ने लगाई थी 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इंडियन जो ब्रिटिशर थे ना उन्होंने बहुत सारी वो लगाई थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या थी? मोनोपोली ऑन ट्रेड। उन्होंने मोनोपोली ऑन ट्रेड इम्पोर्ट इम्पोज कर दी। इसका क्या मतलब है कि इंडियन जो मर्चेंट है ना वो किसी और को, किसी दूसरी कंट्री में चीज़ें नहीं बेच सकते, वो बेचेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को। यानी बढ़िया क्वालिटी का जो कॉटन था ना, अब वो सिर्फ ब्रिटिश जाएगा, वो फ्रांस वगैरह नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है, फ्रांस वाले ज़्यादा पैसे देते थे, आर्मेनिया वाले ज़्यादा पैसे देते थे, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दे आर नॉट अलाउड इनफ फॉर स्पेस फॉर दी ट्रेड ऑपरेशन, तो एक प्रॉब्लम हो गई, मोनोपोली कर दी कि जी सिर्फ हमको ही बेचोगे आप। ये पहला पॉइंट था, इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है इंडियन वीवर को, इंडियन मर्चेंट को प्रॉब्लम आई। दूसरी चीज़ क्या प्रॉब्लम आई? इंडियन वर बैरेड फ्रॉम दी ट्रेडिंग विद द यूरोप मैन्युफैक्चरर एंड दे कुड ओनली एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल एंड द फूड ग्रेन, है ना। जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर है उनको बोल दिया कि आप है ना अगर कुछ दूसरी कंट्री में भेजना भी चाहते हो ना, तो आप बना बनाया कपड़ा नहीं भेज सकते, आप सिर्फ रॉ मटेरियल भेज सकते हो। ठीक है, और फूड ग्रेन खाने की चीजें भेज सकते हो, है ना।
और बाकी चीज़ें आपको ब्रिटेन ही भेजनी पड़ेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गई थी हमारे इंडियन मर्चेंट के लिए, है ना? लास्ट पॉइंट है कि इंडियन बिजनेसमैन जो थे ना, वो नॉट अलाउड टू जॉइन द यूरोपियन एजेंसी कंपनी। यूरोपियन की जो एजेंसियाँ कंपनियाँ थी ना, उनको वो जॉइन करने का कोई हक नहीं था, ठीक है? और इंडियंस जो थे कुड नॉट ओनली प्रोवाइड कैपिटल वाइल मैनेजिंग मेड इन्वेस्टमेंट टू बिजनेस रिलेटेड डिसीजन। होता क्या था कि जो भी ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसे वगैरह चाहिए, है ना? तो पैसे वगैरह चाहिए ना, तो पैसे वगैरह जो है वो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसियां देती थी और मेजर डिसीजन वही लेती थी। तो इंडियन जो बिजनेसमैन है उनके हाथ से पावर छिन रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। ये लिखा है ना, इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू जॉइन द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। आप है ना, इंडियन जो बिजनेसमैन है वो कितने भी पैसे देते, वो यूरोपियन एजेंसी में नहीं आ पाता था। यूरोपियन एजेंसी में इंडियन को नहीं लिया जाता था, चाहे वो इंडियन कितना भी अमीर हो। इसकी वजह से जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजन होते थे ना, वो यूरोपियन एजेंसी लेती थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गया था हमारे इंडियन मर्चेंट, इंडियन वीवर्स, इंडियन बिजनेसमैन के लिए, ठीक है? लास्ट है कि मैनी ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सर्वाइव डिस्पाइट द टाइट इकोनॉमिक कंट्रोल इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है 10, कि इंडियन जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो फिर भी सरवाइव कर गए थे। मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बट फिर भी वो सरवाइव कर गए थे, इतनी टाइट रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि पहले तो है, व्हेन द इंडियन बिजनेसमैन बिगन टू सेट अप इंडस्ट्री इन द लेट 19th सेंचुरी दे अवॉइडेड कंपीटिंग द मैनचेस्टर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। ओके, अब है ना, इंडियन बिजनेसमैन समझ गए थे कि जी अगर हम अंग्रेजों के साथ कंपटीशन करेंगे ना तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बेसिकली ऐसी चीजों को बनाना कम कर दिया जिससे कंपटीशन बने, है ना? उन्होंने कुछ और चीजें बनाना शुरू कर दी। यस और नो? ठीक है, चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, एज द स्वदेशी मूवमेंट रीच इट्स पीक द नेशनलिस्ट एडवाइस पीपल टू बॉयकॉट द क्लोथ एंड इट वर्क। और ये एक सेकंड पॉइंट है कि जब भारत में आजादी का मूवमेंट चला था तो ब्रिटिश कपड़ों को बॉयकॉट करने की बात करी गई थी। तो इससे भी कहीं ना कहीं इंडियन एंटरप्रेन्योर को, इंडियन बिजनेसमैन को फायदा मिला, क्योंकि सारे जो है वो ब्रिटिश के कपड़े बॉयकॉट कर रहे थे और इंडियन के कपड़े खरीद रहे थे। लास्ट है, इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट द कलेक्टिव इंटरेस्ट टू। अब तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे हमारे इंडियन जो बिजनेसमैन है ना, अब वो मिल गए थे और मिलने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट पे क्या किया, प्रेशराइज करना शुरू किया गवर्नमेंट को कि आप जी हमको ट्रेड टैरिफ प्रोटेक्शन दो और कुछ कंसेशन वगैरह दो, है ना? मतलब हमारे लिए कुछ भला करो हमारा भी, ठीक है? अंग्रेजों का बहुत कर लिया आपने, हमारा भी भला करो, अभी आप हमारे देश के अंदर हो। तो ये बोलना भी शुरू कर दिया, है ना? मतलब वो एकजुट हो गए थे। तो इनसे भी कहीं ना कहीं वो बचे रहे। और लास्ट पॉइंट है कि व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ द यान टू चाइना डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द चाइनीज एंड द जापानीज यान, इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगेन टू प्रोड्यूस क्लोथ। अब होता क्या था, पहले ना धागा और कपड़ा बेचते थे हमारे इंडिया के चाइना और जापान, बट उसके बाद क्या था, चाइना और जापान में पहले से ही बहुत ज्यादा यान मिलने लग गया था। तो अब इंडिया के वीवर्स ने क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। उन्होंने कहा देखो धागा तो है ही, अब चलो धागा नहीं बेच सकते हम चाइना और जापान में, क्योंकि यहाँ पर धागा पहले से बन रहा है, तो आप एक काम करो कपड़ा बनाकर बेचो। तो उन्होंने बेसिकली अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर ली, जिसकी वजह से हमारे इंडियन जो एंटरप्रेन्योर है वो बच गए। ठीक है, चलो लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब दी कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द इंडियन इन शेपिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। बेसिकली इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल निभाया। तो ये रहा जी लास्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने चाइना से ट्रेड वगैरह करा, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ठीक है? अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, इंडियन बिजनेस को वो ऊपर लेकर गए। इंडिया में अलग अलग एंटरप्राइजेस वगैरह खोले और बहुत सारे अलग अलग बिजनेसमैन का नाम दे रखा है, जैसे द्वारकानाथ टैगोर, है ना? इन्होंने भी कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर 1830s में और 40s में फैक्ट्रीज वगैरह खोली थी, ठीक है? और भी अलग अलग हमारे बिजनेसमैन थे, जैसे पारसीज थे, जैसे जिनशॉप पैटिल हो गए हमारे, जमशेदजी नसूर वानजी टाटा, पता है कौन है ये? रतन टाटा के दादाजी, ठीक है जी। और उन्होंने भी बहुत अपना एंटरप्राइजेस वगैरह खोल दिया था। आपको पता है ना, उन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल ऑफिस पता है कहाँ खोला था? लंदन में, ठीक है? मतलब घर में घुस के ही अंग्रेजों जो हमें लूट रहे थे उनके घर में घुस के खोल दिया, है ना? तो बेसिकली इनका भी, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा रोल था इंडियन बिजनेस को ऊपर ले जाने में। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? ओके। और उसके बाद उन्होंने सेंसिंग दी राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, उन्होंने बिल्कुल अच्छा तरीका ढूंढा, बिल्कुल बढ़िया तरीका, बड़ा बढ़िया टाइम ढूंढा कि हम कैसे कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के बिजनेसमैन को वो आगे लेकर गए। ब्रिटिश के टाइम में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि अलग अलग देशों में फैली हुई थी, जबकि ब्रिटिशर
आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, फिर भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत अहम रोल निभाया आगे बढ़ने में, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे कि सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी पहली जूट मिल कोलकाता के अंदर खोली थी। ये एग्जाम्पल में याद रखना और इसको पॉइंट्स में लिखना, मैंने गलती से पैराग्राफ में लिख दिया है तो इसको पॉइंट्स में कर लेना। ये पहला पॉइंट हो गया, है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया द्वारका नाथ वाला, फिर उसके बाद ये चौथा पॉइंट हो गया, है ना, ऐसे पॉइंट्स में लिखना है इसको, ठीक है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जॉबर्स क्या होते हैं, ब्रिटिशर जॉबर्स को लगाते थे, और ये जॉबर्स वो होते थे जो लोगों को, क्योंकि ब्रिटिशर को तो नहीं पता था इंडियन लोगों के बारे में, तो ये जॉबर होता था ना वो इंडियन ही होता था, बूढ़ा होता था। ये बंदा क्या करता था, लोगों को जॉब पे रखता था और उनसे पैसे वगैरह लेता था, है ना, समझ गए ना, बिचौलिया का काम करता था ये। द इंडियन नेटवर्क ऑफ द मर्चेंट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, वाई। इंडिया के अंदर जो इंडियन का मतलब जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आया था तो इंडिया का जो मर्चेंट नेटवर्क है ना वो टूटने लग गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने राइट टू ट्रेड लगा दिया था कि आप सिर्फ हमको बेच सकते हो, तो इसकी वजह से जो मर्चेंट दूसरी कंट्री में बेच सकते थे उनका काम बंद हो गया। और वो है ना इंडिया के ज्यादातर जो है वो सूरत से और हुगली से भेजते थे, ठीक है। तो सूरत से भेजते थे बेसिकली, अब वो खत्म हो गया, अब हुगली में स्टार्ट हो गया। ये पार्ट डिक्लाइन दी पोर्ट है, ये डिक्लाइन ऑफ पोर्ट, डिक्लाइन ऑफ पोर्ट कर लेना, डिक्लाइन ऑफ पोर्ट ऑफ सूरत एंड हुगली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी जो ट्रेड पहले हुगली से और सूरत से होता था वो कम हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन ये पूछा कि पीजेंट ने और आर्टिसन ने मर्चेंट के लिए गांव में काम करना क्यों शुरू कर दिया? पैसे नहीं होते थे, इनकम बहुत कम थी, है ना, तो इसलिए उन्होंने सोचा एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, और जो हमारे मर्चेंट थे उन्होंने भी बोला अब घर में रह के काम करना, तो इसकी वजह से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड गिल्ड क्या होते थे? आपको पता है ना कि जो मर्चेंट है वो अच्छा ये भी मैं बता दूं, इस चैप्टर के मैं एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ, एमसीक्यू देखना मत भूलना। याद रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने एमसीक्यू की वीडियो देखी हुई हो। एमसीक्यू की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जरूर देखना इस चैप्टर की, ठीक है। और आपको पता है ना मैं डेली लाइव करवा रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं डेली लाइव आ रहा हूँ। हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल के नाम से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ पर मैं डेली लाइव आ रहा हूँ, कल भी लाइव आया था, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो शॉर्ट्स है, ये देखो कल भी लाइव आया था मैं यहाँ पर, ओके, ये हाँ, तो बिल्कुल कल भी लाइव आया था मैं, यहाँ पर लिखा है ना स्ट्रीम वन डे, तो मैं ऐसे डेली यहाँ पर लाइव आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह डिस्कस करते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाना चैनल पे। बाकी हमारा मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है, इस पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, ठीक है। और बाकी हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर की वीडियो जो है वो आपको मेन पॉइंट स्टडी पे मिलेगी। ढूंढने में दिक्कत आए ना तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना, नीचे करना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास 10 सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम, सारे चैप्टर, चैप्टर के पीवाई क्यूज, ये देखो लिखा है पीवाई क्यूज नीचे, और उसके एमसीक्यूज, सारे की सारी चीजें आपके लिए अपलोडेड है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मौज लेनी है, ठीक है जी। चलो मतलब अच्छे से क्वेश्चन कर लेने हैं। और बाकी ये 2-3 और छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको भी रीड कर लेना, छोटे छोटे क्या 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको बता दूं क्या? चलो, विक्टोरियन के टाइम में, ब्रिटिश एरा के टाइम में ना ज्यादातर लोग हाथ से बनी चीजों को ही क्यों पसंद करते थे? क्योंकि बहुत ही रिफाइन होती थी, अच्छी क्वालिटी की होती थी, और डिजाइन भी बढ़िया होते थे, ये बात। और मशीन से बने जो होते थे वो बढ़िया क्वालिटी के नहीं होते थे, ठीक है। और ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पैटर्न बताना है, इसमें बेसिकली वही सारी की सारी चीज़ें बतानी है कि इंडिया के अंदर ट्रेड पहले बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, घट गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है। जब हमारे इंडियन ने जब ब्रिटिश के कपड़ों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, तो इंडिया के बने कपड़े जो है वो ऊपर चले गए थे, है ना। तो और उसके बाद हमें थोड़ा कंसेशन वगैरह भी हमने लिया था, उससे भी हमें थोड़ा फायदा हुआ। इंडिया का जो यान एक्सपोर्ट है वो कम हो गया, तो इंडिया ने क्या किया, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, दूसरी कंट्री में भेजना शुरू कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी इंडिया को फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि अब वो ब्रिटेन के लिए वो बैग वगैरह बना ही रहा था, और साथ में उन्होंने अपनी मार्केट को भी, इंडियन ने अपनी मार्केट पर भी जो ब्रिटेन का डोमिनेंस था उसको कम कर दिया, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, और नई नई इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होने लगी, और वो मल्टीपल शिफ्ट में चलने लगी, इससे इंडिया का फायदा हुआ। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो कभी भी जो ब्रिटेन है वो इंडिया की मार्केट को दोबारा रिकैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए खत्म। इस वीडियो का लिंक, और ये वाला जो चैप्टर है इसमें हिंदी मीडियम वाले अगर कोई आपका फ्रेंड है तो उसको भेज देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमसीक्यू देखना मत भूलना, दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।